So this was the topic which we started in the previous class, if I'm not wrong. And what did we do? जो चीज़ें हमने पढ़ी थी उन पे एक ज़रा क्विक सा रिवीजन करके फिर जिस एग्जाम्पल को हमने सॉल्व करना था और जो मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिया था, मे बी यू ट्राइड इट, मे बी यू डिड नॉट, उसको जल्दी से देखते हैं फिर आगे प्रोसीड करते हैं। ऑलराइट, सबसे पहली चीज़ हमने डिफाइन किया था कि हमने इस बात को अंडरस्टैंड किया था दैट फोर्सेस कैन कॉज ऑब्जेक्ट्स टू रोटेट, इट कैन कॉज ऑब्जेक्ट्स टू टर्न और रोटेट। ये होता किस लिए? फोर्स की वजह से होता है। अब ये जो टर्निंग अफेक्ट होता है, जो रोटेटिंग अफेक्ट होता है, इसका नाम होता है मोमेंट और इसकी डेफिनेशन है दैट इट्स द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस। फोर्स और डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करके मोमेंट आता है, बट यू हैव टू बी मोर स्पेसिफिक। इस डिस्टेंस को हम कहते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स टू द पिवट। तो अगर ये फोर्स बनी हुई है तो इसका लाइन ऑफ एक्शन बनाओ, और अगर ये पिवट है तो यहाँ से यहाँ तक ऐसी लाइन बनाओ जो 90 डिग्री पे जाके उसको मीट करे। So then this distance and this force will be multiplied and you will get a moment which is a measure of the turning effect. मोमेंट जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा चीज टर्न होगी, उतनी इजीली चीज टर्न होगी। मोमेंट के यूनिट आएंगे न्यूटन मीटर या न्यूटन सेंटीमीटर भी हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। मोमेंट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज होते हैं, दो तरह के होते हैं। मतलब चीजें या तो क्लॉकवाइज रोटेट कर सकती हैं, एंटी क्लॉकवाइज। और हमने देखा था कि रिजल्टेंट मोमेंट कैसे निकाला जाता है। सारे एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स को ले लो पॉजिटिव, उनको आपस में ऐड कर लो। सारे क्लॉकवाइज मोमेंट्स ले लो नेगेटिव, उनको भी आपस में ऐड कर लो। जो क्लॉकवाइज का सम आया और एंटी क्लॉकवाइज का सम आया, एंटी क्लॉकवाइज का सम और क्लॉकवाइज का सम, इनको सब्ट्रैक्ट कर दो, इससे आपका रिजल्टेंट मोमेंट निकला। अगर रिजल्टेंट मोमेंट पॉजिटिव आता है इसका मतलब ओवरऑल वो एंटी क्लॉकवाइज है, और अगर वो रिजल्टेंट मोमेंट नेगेटिव आ जाए तो समझ लो कि वो ओवरऑल क्लॉकवाइज है। उसके बाद हमने ये वाली एग्जांपल की, एक एग्जांपल ये वाली की, एक एग्जांपल ये वाली की। उसके बाद फिर हमने स्टैटिक इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ा कि इक्विलिब्रियम की दो कंडीशन हैं। पहली कंडीशन ये कि अगर क्लॉकवाइज मोमेंट्स और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स का सम बराबर हो जाएगा तो रिजल्टेंट मोमेंट क्या आएगा? जीरो। तो पहली कंडीशन ये हो गई इक्विलिब्रियम की। जिस बॉडी का मोमेंट रिजल्टेंट मोमेंट जीरो होता है वो इक्विलिब्रियम में होती है, और इसी तरह जिस बॉडी पर रिजल्टेंट फोर्स जीरो होती है वो भी इक्विलिब्रियम में होती है। अब जिस बॉडी पे ये दोनों कंडीशंस अप्लाई हो रही होंगी वो बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगी ओवरऑल, और वो हिलेगी नहीं अपनी जगह से, ना वो रोटेट होगी ना वो मूव करेगी। सो ये जो पहली वाली कंडीशन थी इसका एक सेपरेटली नाम और भी है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, जो कि एज इट इज वही बात लिखी हुई है फॉर अ बॉडी इन इक्विलिब्रियम। सम ऑफ, अच्छा ये मैंने सम जो है सम, ये सम जो है वो गलती से मैंने ऐसे लिख दिया, इसको सम लिखना चाहिए, सम एज इन एडिंग। ठीक है, सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट्स एंड सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स मस्ट बी इक्वल। फिर हमने इसी प्रिंसिपल को अप्लाई करके ये वाली एग्जांपल सॉल्व की थी। नाउ दिस इज वेयर वी एंडेड द लास्ट क्लास। I just want you to look at this example, read the question carefully, look at the solution carefully, and then आपके जहन में जब रिफ्रेश हो जाएगा सारा कुछ तो फिर हम यहाँ से आगे प्रोसीड करें, हम नेक्स्ट एग्जाम्पल करें। पहले इसको सुकून से तहम्मुल से देख लो, 2 मिनट्स लो, आराम से देखो, फिर आगे चलो। सो रिवाइज कर लिया आपने? 1 मिनट और देख लो।
यू शुड अंडरस्टैंड कि हमने कैसे सॉल्व की थी, हमने क्लास के अंदर करी थी, ठीक है। कैन आई प्रोसीड? गिव मी अ थम्स अप इफ यू थिंक आई कैन गो फॉरवर्ड। चलें फिर आगे बच्चों। सोया बेटे आपको समझ में आ रहा है? आगे चलें। ओके चलो जल्दी से देखो। क्वेश्चन में लिखा हुआ है रॉड इक्विलिब्रियम में। इसका मतलब ये हुआ कि रॉड पे जो दोनों इक्विलिब्रियम की कंडीशंस है वो अप्लाई होंगी। इक्विलिब्रियम में है रॉड, इसका मतलब इस पे जो क्लॉकवाइज मोमेंट्स का सम है और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स का जो सम है वो बराबर होगा। एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट साइड पे है, क्लॉकवाइज राइट साइड पे। सबसे पहले मैं देखता हूँ और मुझे निकालना क्या है, ये वाली जो फोर्स है ये अननोन है, ये मुझे निकालनी है। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कौन कौन सी फोर्स की वजह से लग रहा है। एक तो इसकी वजह से ही लग रहा है, इसका डिस्टेंस पिवट से कितना है 50। तो F इंटू 50 जो है वो एंटी क्लॉकवाइज वाली साइड पे करना चाहिए। F इंटू 50 इस साइड पे कर लेना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज वाली साइड पे। आपको पता है कि ये वाली जो फोर्स है ये भी एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस करेगी, तो 20 इंटू 30 इसको भी लेफ्ट हैंड साइड पे ऐड कर लेना चाहिए। सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट आपने लेफ्ट हैंड साइड पे कर लिया। अब ये जो फोर्स है 20 न्यूटन वाली, इसका डिस्टेंस है 20 इंटू 70, इसका मोमेंट हमने राइट हैंड साइड पे क्लॉकवाइज वाली साइड पे कर लिया। सारे मोमेंट्स हमने एक वन बाय वन देख लिए, इक्वेशन में डाल दिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे अकॉर्डिंगली। अब सिर्फ इस इक्वेशन को सॉल्व करना था और रीअरेंज करके जब एफ का आंसर आया तो वो आया 16 न्यूटन, मतलब जो अननोन फोर्स थी वो मुझे मिल गई। इज दैट क्लियर? ठीक है। ओके सर। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये आसान नहीं है, ये थोड़ा सा समझना है गौर से। आ जाओ इसको सॉल्व करें। तो बेटा अब आपको नजर आ रहा है कि एक बंदा है जो एक वुडन प्लैंक पे खड़ा हुआ है। लेट मी एक्सप्लेन द सिचुएशन फर्स्ट। देयर इज अ मैन हु इज स्टैंडिंग ऑन दिस वुडन प्लैंक। द वेट ऑफ दिस मैन इज 1000 न्यूटन। ठीक है, बंदे का 1000 न्यूटन का वेट है। 100 केजी का था तो 1000 न्यूटन का हमने उसे लिख दिया। ठीक है, केजी बेशक ना लिखो, इसको रिमूव कर दो, इट डजंट रियली मैटर दैट मच। सो बंदे का वेट 1000 न्यूटन है और प्लैंक्स जो है उस पर दो सपोर्ट्स हैं, एक सपोर्ट एक्स है एक सपोर्ट वाई है, जिससे प्लैंक सपोर्टेड रहता है। इट इज ऑब्वियस कि सपोर्ट से अपवर्ड फोर्स लगेगी, यहाँ से इधर से और इधर से। एक फोर्स एफ एक्स है एक फोर्स एफ वाई है, ये दोनों रिएक्शन फोर्सेज लग रही हैं जिसकी वजह से प्लैंक मेरा बैलेंस रहता है। ठीक है, अब आपको करना यह है कि आपको पार्ट ए के अंदर बता दिया गया है कि ये जो लेंथ है ये 2 मीटर्स की है। क्या बताया गया है, यहां से x से लेके y तक का डिस्टेंस कितना है 5 मीटर्स। और ये बताया गया है कि जो बंदा है ये लेफ्ट साइड से 2 मीटर्स पे खड़ा हुआ है। समझ गए हो? तो L इज इक्वल्स टू 2 है, यहाँ पे लिख देते हैं। और अब आपको करना क्या है, ढूंढना क्या है, यू हैव टू फाइंड एफ एक्स एंड एफ वाई। इज द क्वेश्चन क्लियर टू एवरीवन? पहले आपको सवाल समझ में आ जाना चाहिए, फिर हम आगे सॉल्यूशन के ऊपर बात करेंगे। सो इज द क्वेश्चन क्लियर टू एवरीवन? यस। ऑलराइट। अब पार्ट ए के अंदर अभी हम सिर्फ सॉल्यूशन कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ और सिर्फ पार्ट ए सॉल्व कर रहे हैं, सिर्फ पार्ट ए सॉल्व कर। तो जब आप पार्ट ए सॉल्व करने बैठते हैं सबसे पहले आप मोमेंट्स लेना शुरू करें। लेकिन मोमेंट्स लेने से पहले हमेशा आपको एक चीज डिसाइड करनी होती है, एक पॉइंट डिसाइड करना होता है। उस पॉइंट का नाम होता है पिवट। तो पिवट आप आपकी मर्जी है कि आप पॉइंट वाई को ले लो या पॉइंट एक्स को ले लो, आपकी मर्जी है ये। ठीक है, आप चाहें तो पहले y को पिवट कंसिडर कर लें। तो मैं क्या y को इस वक्त पिवट कंसिडर कर लूं? ये जो पॉइंट है मेरा, आई एम जस्ट गोइंग टू कंसिडर इट एज माय पिवट। आई हैव अ चॉइस ओवर हियर, इस पॉइंट या उस पॉइंट दोनों को पिवट ले सकता हूं। ठीक है, अब कितनी फोर्सेस लग रही हैं इस वक्त, ये जो प्लैंक है इसके ऊपर हाउ मेनी फोर्सेस डू यू सी इन द डायग्राम? हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग? 3 फोर्सेस। 3 में से अब आपके 2 तो आपको पता ही नहीं है और एक आपको पता है। जब आप पिवट ले लेते हो एफ वाई को, तो अब सबसे पहले इन 2 फोर्सेस के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, तीसरी एफ वाई के ऊपर बाद में आते हैं, पहले फोर्स एफ एक्स पे आते हैं। फोर्स एफ एक्स ये लग रही है और ये तुम्हारा है पिवट। थिंक अबाउट फोर्स एफ एक्स फॉर अ मिनट।
फोर्स एफ एक्स कैसा मोमेंट प्रोड्यूस कर रही है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? कैसा मोमेंट? Clockwise. ये बात इब्राहिम आपको भी क्लियर है कि क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है? जोया, इब्राहिम तुम्हारी आवाज नहीं आई। जोया, आपको ये बात क्लियर है कि एफ एक्स क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर रही है? जैसे कि हम कहते थे कि आप ऐसे सर्कल घुमा के लाओ यहाँ से पिवट के इस तरफ से, तो क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस होगा ये वाली फोर्स की वजह से। दिस फोर्स इज गोइंग टू प्रोड्यूस अ क्लॉकवाइज मोमेंट। व्हाट अबाउट डब्ल्यू? ये जो डब्ल्यू है ये कैसा मोमेंट प्रोड्यूस करेगी, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? ओके, थिंक अबाउट इट एंड लेट मी नो। ये पिवट है, Anti-clockwise. बिल्कुल एंटी क्लॉकवाइज, बिकॉज योर सर्कल व्हेन यू गो अराउंड दिस यू गेट एन एंटी क्लॉकवाइज सर्कल। तो क्या मैं लिख सकता हूं W के लिए एंटी क्लॉकवाइज? W की वैल्यू 1000 है, मुझे पता है ऑलरेडी। 1000 मल्टीप्लाइड बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय, अब ये डिस्टेंस क्या है W का पिवट से, ये डिस्टेंस कितना है? आराम से बता सकते हो, बड़ा मुश्किल नहीं है सवाल। देखो जरा, चेक करो Meter. कितना होगा। 3 मीटर्स, एक्सेलेंट। तो मैंने ये वाला एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट निकाल लिया। अब एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कोई और लग रहा है यहाँ पे इस प्लैंक के ऊपर, या इतना ही था बस? कोई और भी एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट लग रहे हैं? नहीं लग रहा ना? अच्छा, मैं कर क्या रहा हूँ, मैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को इक्वल रख रहा हूँ दोबारा से, जैसे मैंने ये वाली एग्जांपल सॉल्व की थी। सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। यहाँ भी मैं यही काम कर रहा हूँ, सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट में करूंगा। क्यों? क्योंकि ये प्लैंक इस वक्त इक्विलिब्रियम में है। प्लैंक इक्विलिब्रियम में है। हाँ, मैंने क्वेश्चन में बहुत एक्सप्लिसिटली लिखा नहीं, लेकिन चलो अब मैं आपको क्वेश्चन के अंदर ओरली बता देता हूँ कि प्लैंक स्टेबल है इक्विलिब्रियम में। तो क्या अब मैं राइट हैंड साइड पे जा सकता हूँ क्लॉकवाइज मोमेंट लेने के लिए? क्लॉकवाइज मोमेंट कौन सी फोर्स अप्लाई कर रही थी? आपने बताया था एफ एक्स अप्लाई कर रही थी। एफ एक्स का पिवट से कितना डिस्टेंस है? हाउ फार इज एफ एक्स फ्रॉम द पिवट? 5 meter. 5 मीटर्स। ये भी हो गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि एफ वाई का क्या किया जाए। एफ वाई का पिवट से डिस्टेंस बताओ कितना है? एफ वाई का पिवट से डिस्टेंस बताओ कितना है? 0. 0। तो एफ वाई की जो भी वैल्यू होगी, अगर उसको मैं 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो 0 हो जाएगी ना। इसका मतलब है एफ वाई को लेने की जरूरत ही नहीं है इस इक्वेशन में। एफ वाई का पिवट से डिस्टेंस 0 है। एफ वाई तो बिल्कुल पिवट के ऊपर बनी हुई है, तो इसका मतलब इसको मुझे मोमेंट कैलकुलेट करते वक्त इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है इस इक्वेशन में। आसानी हो गई ना मेरे लिए, बिकॉज अगर मेरी इक्वेशन में एफ वाई भी अननोन होती और एफ एक्स भी अननोन होती तो मैं कैसे ढूंढता। लेकिन अब मैं एफ एक्स को आराम से कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो एफ एक्स को मैं सब्जेक्ट बनाता हूँ, लेफ्ट साइड पे आ जाएगा 3000 अपॉन 5। एफ एक्स की वैल्यू क्या आई बताएं? 600. हमारे पास एक फोर्स हमें पता चल गई, पार्ट ए में हमारा आंसर आ गया 600। आ गया ना? अब अभी जाहिर सी बात है यहाँ पे क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, बिकॉज यू ऑल्सो हैव टू फाइंड आउट द अदर फोर्स विच वाज एफ वाई। अब एफ वाई निकालने के लिए देखो, याद रखो, जब तुम्हें एफ एक्स ढूंढनी थी तो तुमने वो जो पॉइंट वाई था उसको पिवट ले लिया था, ताकि एफ वाई को उससे डील ही ना करना पड़े हमें इक्वेशन के अंदर। अब अगर मुझे एफ वाई ढूंढनी है तो मैं किस पॉइंट को पिवट ले सकता हूँ? आर यू टेकिंग द हिंट? F. अब मैं पॉइंट एक्स को एज अ पिवट ले सकता हूँ, मतलब इसको एज अ पिवट हटा दूं और मैं पिवट के तौर पे दूसरे पॉइंट को कंसिडर कर लूं। मैं इस पॉइंट को पिवट कंसिडर कर लूं। सो यस, यू कैन डू दैट एज वेल। इफ आई may show you that solution, it would look somewhat like this। तो आप बोलोगे, अब पिवट आप कंसिडर कर लो पॉइंट एक्स को। पॉइंट एक्स आपका पिवट हो गया। अब आप बोलोगे ये जो फोर्स एफ वाई है ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट एक्सर्ट करेगी। आप बोलोगे एफ वाई मल्टीप्लाइड बाय 5, ऐसा ही होगा। ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट हो गया, इज इक्वल टू ये जो 1000 न्यूटन वाली फोर्स है इसका डिस्टेंस एफ एक्स से कितना है 2, तो आप कर लोगे यहाँ पे 1000 मल्टीप्लाइड बाय 2। अब एफ एक्स तो पिवट के ऊपर ही बनी हुई है, उसको तो लेने की जरूरत ही नहीं है। तो राइट साइड पे आ गया 2000 डिवाइडेड बाय किया 5, तो एफ वाई की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास? एफ वाई की वैल्यू क्या आएगी?
2000 डिवाइड बाय 5 400. कितना? 400. 400। 400 आई आपके पास। अच्छा, अब इसमें नोटिस करो, 400 और 600 को प्लस करो तो क्या आंसर आता है? 1000. 1000। मतलब जो टोटल अपवर्ड फोर्स लग रही है मेरी बॉडी पे वो कितनी है? 1000। और बॉडी पे जो डाउनवर्ड फोर्स लग रही है वो कितनी है? 1000. वो भी 1000 है। इसका मतलब कि ये अगर थी, ये थी 400 और ये थी 600, इन दोनों को मिला के अपवर्ड फोर्स आती है 1000, और ये जो अकेली डाउनवर्ड फोर्स है ये भी 1000 है। ये कौन सी कंडीशन थी इक्विलिब्रियम की? ये वाली कंडीशन थी या नहीं? sum of upward forces would be equal to sum of downward forces. Yeah, you can say that the resultant force will be zero. फोर्सेस बैलेंस्ड हैं बॉडी के ऊपर। ये बात समझ में आती है क्या? ये आपके पास घूम के आया रूल? तो मैंने वो वाला सॉल्यूशन मिटा दिया। मैंने कहा कि एक दूसरा तरीका भी है, एक आसान तरीका भी है एफ एक्स को निकालने का। एफ एक्स को निकालने का आसान तरीका ये है कि अब आपको ये वाली फोर्स पता चल गई और ये वाली फोर्स पता चल गई और ये वाली अननोन है। अब सिर्फ एक ही फोर्स अननोन है, तो कैन आई अप्लाई द सेकंड रूल ऑफ इक्विलिब्रियम एंड कैन आई से कि यार जितनी भी अपवर्ड फोर्सेस हैं वो डाउनवर्ड फोर्सेस के बराबर हो सकती हैं। क्या ये बात हम अप्लाई कर सकते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर? फॉर Yes. तो जब मैं लिखूंगा अपवर्ड फोर्सेस तो उसमें कौन कौन सी आ जाती है? एफ एक्स आ जाती है और FY. वाई आ जाती है। डाउनवर्ड्स में कौन कौन सी आ जाती है? मेरा वेट आ जाता है। दैट्स इट। वेट कितना था? 1000। एफ वाई आपने निकाल लिया था, कितना आया था? सॉरी, एफ एक्स आपने निकाल लिया था, सॉरी, एफ एक्स आपने निकाल लिया था, 600 आया था। और एफ वाई जो है वो आपको नहीं पता था। तो एफ वाई जब आपने निकाला 1000 माइनस 600 तो आ गया 400 न्यूटन। तो हमने सेकंड पार्ट जब इसी इसी का सवाल का जो दूसरी फोर्स निकालने के लिए मैंने एक डिफरेंट तरीका यूज किया। और ये हमेशा बहुत सारे क्वेश्चंस में कर सकते हैं। देखो, पिवट पे भी हमेशा फोर्स लग रही होती है। जब भी कोई चीज, बॉडी हैंग हुई हुई होती है, बॉडी किसी चीज पर रेस्ट कर रही होती है, तो पिवट भी हमेशा एक फोर्स लगा रहा होता है। वो अपवर्ड भी हो सकती है, वो डाउनवर्ड भी हो सकती है। जब आप मोमेंट्स वगैरह अप्लाई करके बाकी सारी फोर्सेस ढूंढ लेना, तो जो पिवट वाली फोर्स है अगर वो बची रह जाए और उसका भी वो पूछ लें क्वेश्चन के अंदर, तो वो आप हमेशा कैसे निकाल सकते हैं? ये वाला रूल अप्लाई करके निकाल सकते हैं। अपवर्ड फोर्सेस शुड बी इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्सेस, या लेट्स से लेफ्ट और राइट फोर्सेस लग रही हैं तो उनको आप बैलेंस करके वो वाली अननोन फोर्स निकाल सकते हैं। अब अभी हमने कौन सा क्वेश्चन सॉल्व किया? अभी हमने इसी क्वेश्चन का सिर्फ और सिर्फ पार्ट ए सॉल्व किया है। डू यू गेट दिस? अब आप पार्ट ए का सोल्यूशन अगर कॉपी करना चाहते हो तो कर लो, लेकिन जैसे ही आप पार्ट ए का सोल्यूशन कॉपी कर लो तो अब आप याद रखो कि पार्ट ए के सोल्यूशन के बाद आपने पार्ट बी करना है। सेम थिंग, यू हैव टू फाइंड एफ एक्स एंड एफ वाई, बट व्हाट इज डिफरेंट इन पार्ट बी? पार्ट बी में क्या चीज चेंज की गई है? क्वेश्चन को गौर से पढ़ो और फिर मुझे बताओ कि पार्ट बी में क्या चीज डिफरेंट है। एल की वैल्यू डिफरेंट है, तो इसको उन्होंने कर दिया 2.5। तो अब आपने एल की वैल्यू को अजूम करना है 2.5। L will be 2.5 and then you have to solve this question again. You have to solve this question again in a similar way that I have done. बिल्कुल इसी तरह ये क्वेश्चन आपने करना है, लेकिन अब बस L की वैल्यू डिफरेंट होगी। तो अब आप खुद करो इस सवाल को, फिर मुझे बताओ कि क्या आंसर्स आ रहे हैं आपके एफ एक्स के और एफ वाई के। मुझे चैट में आंसर भेजो सॉल्व करके पार्ट बी के, और फिर हम उसको फर्दर डिस्कस भी करेंगे उस आंसर को। इन दोनों ए और बी के आंसर्स को कंपेयर करके एक और इंटरेस्टिंग चीज हमें पता चले। So go ahead and solve this and then we will proceed. इसको कंप्लीट कर लो, और अगर जब कर लो तो पार्ट बी फिर सॉल्व करना। ठीक है, चलो शाबाश।
Anyone found the answers? हुज़ैफा, जवाब आया बेटा तुम्हारा? Yes, Fatma, you are correct. जबरदस्त, excellent. Can you think of the reason why ऐसा आंसर क्यों आया है? Why do you think that is the answer? Like ये इसको कंपेयर करो ए के आंसर से, और थोड़ा सा आपको कुछ रिलेशन पता चल रहा है कि बंदे की पोजीशन के हिसाब से फोर्सेस की वैल्यूज जो हैं वो इस तरह की क्यों आई हैं? Like if you think about the value of L, where is this man standing with respect to both the supports? Very good. बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन उनका सम अभी भी क्या आ रहा है दोनों फोर्सेस का? फातिमा, सम अभी भी क्या आ रहा है जो टोटल है दोनों फोर्सेस? 1000. वो अभी भी 1000 है. वेरी गुड. सो यस, आंसर डिफरेंट आएगा. ए पार्ट ए से डिफरेंट आंसर है, बट दोनों फोर्सेस का टोटल वैल्यू फिर भी 1000 ही आ रहा है. व्हाई? बिकॉज डाउनवर्ड फोर्सेस और अपवर्ड फोर्सेस तो बराबर ही होंगे. एनीवन एल्स फाउंड द आंसर? जैफा, इब्राहिम, जोया, क्या ख्याल है बेटा? आ रहा है समझ या मैं करवा दूं? ओके बेटा, मैं करवा रहा हूँ. ये लो पार्ट बी का सॉल्यूशन. एक मिनट रुको, ये तो पार्ट ए हुआ था. पार्ट बी का सॉल्यूशन देखो बेटा. यार आपके पास वही चीज दोबारा से, अगर आपने पिवट ले लिया है y को, आपने y को एज अ पिवट कंसीडर किया जहां पे रेड डॉट बना हुआ है. अब जो fx लग रही है वो कौन सा मोमेंट प्रोड्यूस करेगी? क्लॉकवाइज. और जो ये जो 1000 न्यूटन वाली डाउनवर्ड फोर्स है ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस करेगी. तो कैन आई गो 1000 मल्टीप्लाइड बाय, इस वाली फोर्स का मोमेंट निकालने के लिए मुझे जाहिर सी बात है यहां से यहां तक का डिस्टेंस चाहिए होगा. ये कितना होगा? 1000 को किस चीज से मल्टीप्लाई करूंगा? 2.5 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि अगर ये डिस्टेंस 2.5 है और यहां से यहां तक टोटल 5 है तो ये भी 2.5 ही होगा. ऐसा ही होगा. तो 1000 इंटू 2.5 एक साइड पे कर लिया, एंटी क्लॉकवाइज वाली साइड पे. क्लॉकवाइज वाली साइड पे मैंने कर लिया ये वाली फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस ये पूरा, क्योंकि पिवट इसको कंसिडर कर रहा हूँ. तो आंसर आया वही fx इंटू 5. fx इंटू 5 मैंने लेफ्ट साइड पे लिख लिया, राइट साइड पे लिख लिया 1000 इंटू 2.5. अब जब मैंने fx का आंसर निकाला तो मेरा आ रहा है 500. fx का आंसर 500 आ गया, पहला आपका फोर्स निकल गई. अब जरा सोचो गौर से, ये वाली फोर्स आपको पता नहीं है, डाउनवर्ड वाली 1000 है और ये वाली आ रही है 500. तो ये वाली अननोन वाली कितनी आनी चाहिए फिर? क्या कहता है आपका दिमाग? ये दूसरी कितनी होनी चाहिए? बैलेंस करना है ना फोर्सेस को, तो ये दूसरी कितनी होनी चाहिए? यू डोंट रियली हैव टू कैलकुलेट टू मच. ये तो आप बिल्कुल मेंटली हाँ शाबाश जो है, वेरी गुड. बिकॉज अपवर्ड शुड बी इक्वल टू डाउनवर्ड, तो अगर नीचे वाली टोटल डाउनवर्ड 1000 है तो अपवर्ड मिला के भी दोनों 1000 होनी चाहिए. सो दिस वाज 500, दिस शुड बी 500 एज वेल. अब सोचने की बात यह है कि क्यों आई ये इक्वल, ये इक्वल क्यों आ गई इस बार? बिकॉज द मैन वॉज एक्चुअली स्टैंडिंग. जब मैं 2.5 यहाँ पे लिखा हुआ है तो मैंने डायग्राम में तो नहीं शो किया, बट एक्चुअली बंदा बिल्कुल मिडल में खड़ा हुआ है. जब बंदा बिल्कुल मिडल में खड़ा होगा तो दोनों सपोर्ट्स इक्वली लोड बेयर करेंगे उसका, ऐसा ही होगा. लेकिन अगर बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ है जैसे इस डायग्राम में दिखाया हुआ है, स्टैंडिंग क्लोजर टू एक्स,
तो x की जो फोर्स है वो ज्यादा बड़ी आएगी जैसे पार्ट ए में हुआ था, और वो क्योंकि एफ वाई से दूर है, सपोर्ट वाई से दूर है, तो एफ वाई वाली फोर्स थोड़ी कम आएगी। अगर वो वाई के ज्यादा करीब चला जाएगा, जितना ज्यादा जिस सपोर्ट के करीब होगा वो उतनी ज्यादा ही फोर्स उसकी होगी, लेकिन दोनों मिला के टोटल हमेशा डाउनवर्ड के बराबर आएंगे। सो इज दैट क्लियर? समझ गए बात को? क्वेश्चन क्लियर हो गया? नाउ लेट्स प्रोसीड एंड टॉक अबाउट अनदर न्यू कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट का नाम है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पहले डेफिनेशन पढ़ो। इट इज अ पॉइंट फ्रॉम विच द एंटायर वेट, मतलब बॉडी का पूरा वेट appears to act। अब इसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है appears to act। जब आपने भी डेफिनेशन लिखनी तो आपने ये वर्ड लाजमी लिखना है, बिकॉज अगर मेरे पास ये बॉडी है, मेरे पास पत्थर है, कोई भी चीज है, इसका जो सारा का सारा वेट है वो इधर से तो नहीं एक्ट कर रहा ना, मैंने यहां से बना दिया इसका वेट डाउनवर्ड्स। इसके तो देखो, अगर मैं इसको कट कर दूं यहाँ से तो इस पार्ट का अपना वेट है, इस पार्ट का अपना वेट है। अगर मैं इसको 4 हिस्सों में ब्रेक कर दूं तो इसका अपना वेट है, इसका अपना वेट है, इसका अपना वेट है, इसका अपना वेट है, इसका अपना वेट। In fact, if I break this body into 100 different pieces, each piece has its own weight, isn't it? The weight is actually distributed throughout the body. लेकिन हम क्या कर रहे हैं, एक पॉइंट को जानबूझ के ऐसे अज्यूम कर रहे हैं कि यार सारा का सारा वेट, हम कहते हैं कि यार यहीं से एक्ट कर लेगा। ऐसा बॉडीज बिहेव करती हैं। जब बॉडीज की रोटेशन को आप नोटिस करते हैं तो द बॉडीज बिहेव इन सच अ वे इट सीम्स like the entire weight is acting from a particular point. So हर बॉडी का कोई ना कोई सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मकसद क्या है कि वहां से आपने बॉडी की कौन सी फोर्स ड्रॉ करनी है, उसका वेट वहां से ड्रॉ करना है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी पहचानने का मेन रीजन क्या है? यू विल ड्रॉ द वेट ऑफ द बॉडी फ्रॉम दैट पॉइंट। नाउ सपोज यू हैव 3 मीटर रूल्स। मीटर रूल्स क्या होते हैं? मीटर रूल्स होते हैं जो कि रूलर होता है 100 सेंटीमीटर्स का या 1 मीटर का। तीनों मीटर रूल्स को मैंने डिफरेंट पोजीशंस पे पिवट किया हुआ है। इसका पिवट यहाँ रखा हुआ है, इसका पिवट बिल्कुल मिडिल में रखा हुआ है, इसका पिवट थोड़ा राइट पर रखा हुआ है। पहले ये जो लेफ्ट साइड पे मीटर रूल है, वुड यू से कि इट विल स्टे बैलेंस्ड और वुड इट फॉल इन सम डायरेक्शन? दिस वन, इसके बारे में मुझे बताओ कि ये बैलेंस्ड रहेगा या कहीं गिर जाएगा? गिर जाएगा। गिर जाएगा। क्यों गिर जाएगा? क्योंकि इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, देखो मीटर रूल है यूनिफॉर्म डेंसिटी का, मतलब कि पूरा यहां से लेकर यहां तक इसका जो मास है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सारा एक ही मटेरियल से बना हुआ है, थ्रू आउट इसकी बिल्कुल यूनिफॉर्म शेप है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल इसके मिडिल में होगा, यहाँ पे? मीटर रूल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे होगा। तो जिस जगह पे उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वहीं से उसका वेट भी एक्ट कर रहा, बना दिया मैंने। अब देखो ये फोर्स है तुम्हारी और ये पिवट है। फोर्स और पिवट के बीच में डिस्टेंस है ना आपके पास, ऐसा डिस्टेंस है यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस। अब इस फोर्स को देख के बताओ और पिवट की पोजीशन को देख के बताओ कि ये मीटर रूल क्लॉकवाइज घूमेगा या एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज गिर जाएगा, टुवर्ड्स द राइट इस पे मोमेंट एक्सर्ट होगा। दिस मीटर रूल विल रोटेट clockwise and will fall to the right. It will topple over. What about the meter rule on the right hand side? What will happen to this one? इसका भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलाइंड नहीं है पिवट के साथ। इसका भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी is slightly shifted. It is slightly away from the pivot. अब इसके साथ क्या होगा? ये एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगा। It will also not stay balanced and it will actually the weight, the force of the weight W will produce an anti-clockwise moment and the meter will fall over to the left. So far so good, सबको समझ में आ रहा है? अब लास्ट ये जो सेंटर में मेरा मीटर रूल है बेटा, इसके साथ क्या होना चाहिए? इसका पिवट अगर आप देखो बिल्कुल सेंटर ऑफ ग्रेविटी के साथ अलाइंड है, मतलब कि जो लाइन ऑफ एक्शन है वेट का, ये जो वेट का लाइन ऑफ एक्शन है, लाइन ऑफ एक्शन ऐसे ही बनाते हैं ना फोर्स का, इट इज एक्चुअली पासिंग थ्रू द पिवट, और आई कैन से दैट डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स एंड द पिवट इज 0। तो जब डिस्टेंस 0 हो गया तो F इंटू डी, डी जब 0 हो गया तो मोमेंट भी क्या आएगा? मोमेंट भी 0 हो जाएगा इस केस में। सो आई कैन से यार हाँ ये वाला जो है रूल
ये बैलेंस रह जाएगा, ये वाला मीटर रूल बैलेंस हो जाएगा क्योंकि इस पे कोई मोमेंट एक्सर्ट नहीं हो रहा। अग्रीड? तो आपने ये Yes. बात, अब आपने ये बात सीखी कि किसी भी बॉडी को अगर आपने, एक बॉडी है जिसपे कोई एडिशनल फोर्स नहीं लग रही, सपोज कर लो मेरे हाथ में एक पेंसिल है, उस पर कोई एडिशनल फोर्स नहीं लग रही, उस पेंसिल को मैं अपनी एक सिंगल फिंगर के ऊपर बैलेंस करना चाहता हूँ। सो वेयर शुड आई प्लेस माई फिंगर? मेरे पास एक पेंसिल है, सपोज करो मैं आपके पास एक पेंसिल बनाता हूँ आपके सामने, या एक काम करते हैं, सबसे पहले एक सवाल आपसे किया जाता है, ये क्रिकेट बैट है, मुझे ये बताओ कि क्रिकेट बैट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी इन सारे पॉइंट्स में से कहाँ होना चाहिए? बिल्कुल इसके बीच में होना चाहिए। सपोज कर लो ये क्रिकेट बैट 100 सेंटीमीटर्स का था, 100 सेंटीमीटर्स का क्रिकेट बैट है, तो आपके ख्याल में सबसे बीच में कौन सा पॉइंट आ रहा है इस क्रिकेट बैट के? पॉइंट सी बीच में है, पॉइंट डी बीच में है, पॉइंट बी बीच में, या पॉइंट ए बिल्कुल मिडिल में लग रहा है? कौन सा पॉइंट आपके ख्याल में बिल्कुल मिडिल में आ रहा है इन सारे पॉइंट्स में से? विच पॉइंट सीम्स क्लोजेस्ट टू द मिड पॉइंट ऑफ द बैट अकॉर्डिंग टू इट्स लेंथ? C. नहीं, मिडिल में देखो, मतलब अगर Oh, सपोज A. ए मिडिल में आ रहा है ना, ए मिडिल में आ रहा है, मैं कह सकता हूँ ना यार यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मुझे आधा लग रहा है, तकरीबन 50 सेंटीमीटर लग रहा है, और यहाँ से यहाँ तक भी 50 लग रहा है। सो ए इज द सेंटर ऑफ द बैट, बट इज इट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बैट? दैट इज अ क्वेश्चन। अब उसके लिए आप ये देखो कि क्या ये बैट यूनिफॉर्म शेप का है? क्या बैट की शेप मीटर रूल की तरह यूनिफॉर्म है? No. नो। द बैट इज स्लाइटली heavier from which side, the right hand side or the left hand side? Right hand side. Very good. The bat is slightly heavier from the right hand side. So can we safely say क्या center of gravity भी बैट के राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट हुआ होगा, बिल्कुल सेंटर में नहीं होगा? कैन वी से दैट? अब पता कैसे चलेगा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी बैट का किधर है? आप जो अपना पिवट है उसको लेके, आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी अपना पिवट जो है वो उसको यहाँ रखो, डिफरेंट पॉइंट्स पर रखो। यहाँ पे रखूंगा पिवट को तो क्या होगा? बैट विल टॉपल ओवर टू द राइट मोस्ट लाइकली। यहाँ पे रखूंगा अभी भी बैट बैलेंस नहीं होगा, राइट की तरफ गिर जाएगा क्लॉकवाइज घूम के। यहाँ पे भी रखूंगा पिवट को तो मोस्ट लाइकली अभी भी राइट हैंड साइड ज्यादा हैवी है, बैट मोस्ट प्रोबेबली टॉपल कर जाएगा। बिल्कुल इधर आ जाऊंगा तब भी बैट गिर जाएगा, ऐसा ही होगा। लेकिन अगर तकरीबन यहाँ कहीं मैं इस रीजन में कहीं ना कहीं अपने पिवट को रख लूं तो देयर इज अ चांस दैट आई माइट फाइंड अ पॉइंट जहां पे बैट बैलेंस हो जाए। अब यहाँ पे बैट बैलेंस क्यों हुआ? क्योंकि इस बैट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे है? यही इस बैट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, पॉइंट सी। सो एक बात आपने ये सीखी कि चीजें बैलेंस कहाँ पे होती हैं? जब चीज पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं एक्ट कर रही होती, सिर्फ उसका वेट होता है बस। तो वो बैलेंस हमेशा कहाँ पे होगी? सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे बैलेंस होगी। तो अगर मेरे हाथ में पेंसिल है और मैंने उसको बैलेंस करना है अपनी फिंगर के ऊपर, तो आई शुड प्लेस माई फिंगर राइट बीनीथ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दैट पेंसिल, तब वो बैलेंस होगी। मेक सेंस? सारी बात समझ में आ रही है? क्यों ऐसा होगा? क्यों? क्योंकि बैट का वेट इस पोजीशन से एक्ट कर रहा है, और देखो वेट पिवट के साथ अलाइंड हो रहा है। अगर वेट और पिवट अलाइंड हो जाएंगे, मतलब कि वेट का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो पिवट के अंदर से ही पास करेगा, तो कोई मोमेंट ही नहीं प्रोड्यूस होगा, ना क्लॉकवाइज ना एंटी क्लॉकवाइज, बैट विल स्टे बैलेंस्ड। अब याद रखो कि जो बॉडीज यूनिफॉर्म डेंसिटी की होती हैं, जब भी ये वर्ड यूज हुआ वो मतलब कि मेड फ्रॉम द सेम मटेरियल थ्रू आउट, एंड मटेरियल की सिमेट्रिकल शेप होती है, जैसे सर्कल हो गया, जैसे रेक्टेंगल हो गया, जैसे ट्राइंगल हो गया, तो उनका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो उनके ज्योमेट्रिकल सेंटर में ही होता है मोस्ट लाइकली। ठीक है? ट्राइंगल के अंदर हाउएवर आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि ट्राइंगल के अंदर अगर ये वर्टिकल हाइट है ना मेरे ट्राइंगल की, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो वुड यू से द सेंटर ऑफ ग्रेविटी विल बी हाफ वे, क्या कहते हैं, मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके बिल्कुल बीच में होगा वर्टिकली अगर मैं कहूँ, या टॉप के ज्यादा करीब होगा या बॉटम के ज्यादा करीब होगा? वेयर वुड यू से द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द ट्राइंगल वुड बी?
closer to the top, closer to the base, or right in the middle? यहाँ से लेके यहाँ तक along this line, where would you say the center of gravity will be? बेस के क्लोज. क्योंकि नीचे ट्राइंगल का ज्यादा मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, सो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी विल बी क्लोजर टू द बेस देन टू द टॉप. ठीक है. हाँ, बट अगर अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो लेफ्ट साइड और राइट साइड से, इस साइड से और इस साइड से बिल्कुल बीच में होगा, हॉरिजॉन्टली बिल्कुल सेंटर में होगा. ओके. अब बात कर लेते हैं कि कुछ बॉडीज ऐसी भी होती हैं, जिनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी अपेरेंट नहीं होता कि कहाँ पे है, लेकिन वो बहुत ही वियर्ड शेप में होती है और ऐसा लग रहा होता है कि उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी वहीं पे ही है. अब देखो जरा, नोटिस करो, ये जो बर्ड है ये एक टॉय होता है जो ट्रिक्स वगैरह करने के लिए दिखाते हैं, मिल भी रहा होता है अक्सर टॉय शॉप्स में, आपको बड़े इजीली मिल जाएगा. डजंट इट सीम ऑड के ये बर्ड, इसका पिवट यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, इसकी बीक पे ये बैलेंस हो रहा है. Like at first when you look at it, doesn't it seem odd? Shouldn't the bird just fall to the left? Why is this bird balanced somehow? कैसे बैलेंस हो गया ये बर्ड? कुछ देखने में पहली दफा में ऑड लगता है ना कि यार देखो, ये जो चिड़िया है, इसका जो बर्ड है, ये टॉय है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो कोई यहाँ लाया करना चाहिए, सो इट शुड जस्ट फॉल डाउन. बट देन इफ यू लुक एट इट क्लोजली, इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो बिल्कुल इसकी बीक पे ही बन रहा होगा. क्यों? क्योंकि उसको बहुत क्लेवरली डिजाइन किया गया. आपकी पहले नजर नहीं जाती उस पर, लेकिन नोटिस करो इसके जो विंग्स हैं, दे आर एक्चुअली स्ट्रेचिंग ओवर टू द राइट हैंड साइड ऑफ द बीक. ये देखो, अगर मैं ऐसे लाइन बनाता हूँ तो यू कैन सी मच ऑफ दीज विंग्स. ये जो विंग्स हैं, इनका अच्छा खासा पार्ट राइट हैंड साइड पे लाया करता है, और इनको वो जानबूझ के थोड़ा सा ज्यादा हैवी बनाते हैं, इतने पार्ट. तो इस तरह डिजाइन किया जाता है कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल बीक के ऊपर ही बन रहा हो. तो जब इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे बनेगा, इसका जो पिवट है वही इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बन जाएगा, तो ये बीक जो है, ये जो बर्ड है, ये बिल्कुल अपनी बीक के ऊपर ही बैलेंस्ड हो जाएगा. ठीक है. तो बहुत सारे जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाले जो क्लेवर टॉयज हैं, ये इस तरह के. ठीक है बेटा. अब बात कर लेते हैं बॉडी की स्टेबिलिटी के बारे में. अच्छा, बॉडीज की स्टेबिलिटी की दो कंडीशन है. क्या? एक ये कि बॉडी जो है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी एज लो एज पॉसिबल रखा जाए. जितना ज्यादा लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा बॉडी का, उतना वो स्टेबल रहेगी. और जितना ज्यादा वाइड उसकी बेस होगी, बेस जितनी ज्यादा वाइड बनाएंगे, उतना ज्यादा वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसकी, इतना ज्यादा वो बैलेंस स्टेबल होगा. इमेजिन करो ये लैंप है, इसकी जो बेस है तुम देखो कि अच्छी खासी वाइड बनाई जाती है. अगर ऐसा ना करें तो लैंप इजीली टॉपल ओवर हो सकता है. इसके अलावा एक और चीज नोटिस करो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस लैंप का बिल्कुल क्लोज टू द बॉटम होगा, लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा. ऐसे कैसे इन्होंने अचीव किया? हाउ डिड दे अचीव अ लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉर दिस लैंप? Look at the diagram and tell me how did they achieve a low center of gravity? बेस वाइड है. बेस वाइड है, लेकिन उसके अलावा जो मटेरियल यूज किया बेस को बनाने के लिए वो कौन सा है? मेटल. मेटल ज्यादा डेंस होता है. जबकि ये जो पार्ट है, पूरी ये जो कोन बनाई हुई है इसकी, ये किस पार्ट की बनाई हुई है? पेपर. तो जाहिर सी बात है कि नीचे वाला पार्ट विल बी मच हैवियर, which means कि center of gravity will be much closer to the base than to the top. So because of these two things, wide base and low center of gravity, मतलब चीज को आप नीचे से ज्यादा हैवी भी बनाए, so wide base and low center of gravity will lead to a very stable object. अब इसके अंदर एक और चीज है, एक क्वेश्चन आता है बड़ा कॉमन, इसको जरा थोड़ा सा समझते हैं. सो मेरे पास एक कोन है जिसको मैं डिफरेंट पोजीशंस के अंदर जो है वो रखूंगा. ठीक है. इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा रीड्रॉ करूंगा ताकि आप इसको बेहतर तरीके से समझ सकें. ठीक है. आई जस्ट रीड्रॉ दिस डायग्राम स्लाइटली, सो जस्ट वेट फॉर मी टू रीड्रॉ द डायग्राम.
ओके, मैं चाह रहा था कि ये जो पिरामिड्स हैं मेरे पास डिफरेंट कोन शेप्स हैं जो कोन की हैं। अब इन कोन को मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा क्या करूँ, थोड़ी सी इनकी मैं शेप चेंज करना चाह रहा था। मैं कोन को ऐसे करके बनाना चाह रहा हूँ। सो मेरे पास एक कोन है, उसको मैं पहले सीधा रखता हूँ, बिल्कुल सीधा। अब मैं अंदाजे से कोन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी बना रहा हूँ। मैं कहता हूँ मेरी कोन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे है, ठीक है। जब मैंने इसको थोड़ा सा रोटेट किया ऐसे करके, थोड़ा सा मैंने इसको रोटेट कर दिया, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहेगा तो अपनी बॉडी में उसी जगह पे, तकरीबन समझ लो यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ऐसे अंदाजे से लिख लेते हैं। फिर वही कौन उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो रफली अब की बार यहाँ आ जाएगा, ठीक है। फिर वही कौन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी अब देखो, अगर थोड़ा सा और ज्यादा राइट पे आ जाएगा, मतलब होगा कौन के अंदर ही, लेकिन इफ यू नोटिस इट, वो बेस से थोड़ा बाहर निकल गया। अब जरा गौर से देखो, कौन पहले सीधी रखी हुई है। वुड यू से दैट द कोन इज स्टेबल और अनस्टेबल? जब बिल्कुल टिल्ड नहीं किया हुआ कोन को इस पोजीशन में, स्टेबल है ना कौन, है कि नहीं? अब सपोज कर लो मैंने कोन को रोटेट कर दिया 30 डिग्रीज। मैं अगर यहां से कोन को, मैं अब यहां से अपनी कोन को रिलीज कर दूं, मैंने अभी पकड़ा हुआ है कोन को, लेकिन अगर मैं यहां से कोन को छोड़ दूं, तो वुड यू से इट विल टॉपल ओवर और विल इट कम बैक टू इट्स स्टार्टिंग पोजीशन? व्हाट डू यू थिंक, क्या ख्याल है? गिव मी योर आंसर्स इन द चैट ताकि हम जल्दी जल्दी प्रोसीड कर सकें। दिस इज द लास्ट एग्जांपल इन दिस टॉपिक एंड देन बेसिकली वी विल एंड द चैप्टर। व्हाट डू यू थिंक बच्चों, आपके ख्याल में कौन वापस आ जाएगी और विल इट टॉपल ओवर? सो यू हैव टू थिंक अबाउट द पोजीशन ऑफ द कोन। हुज़ैफा क्या कहते हो, इब्राहिम, जोया, आप लोग क्या कहते हो, क्या होना चाहिए? पहले मुझे सारे आंसर मिल जाए फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता मैं कोन को और ज्यादा जो है वो करता जा रहा हूँ, इसका एंगल बढ़ाता जा रहा हूँ। लेट्स से मैं अब ये एंगल जो है वो 50 डिग्रीज का ले आया, फिर मैं एंगल जो है वो 70 डिग्रीज का ले आया। सो एनीवन वुड केयर टू टेल मी विल इट टॉपल ओवर और नॉट? ओके, नाउ लेट्स ड्रॉ द वेट ऑफ द कोन। क्या बना रहा हूँ, कोन का वेट बना रहा हूँ। जब मैं कोन का वेट ड्रॉ करता हूँ तो पहले तो वो बेस के अंदर अंदर है। कैन यू से कि जो कोन का वेट है वो इसकी बेस के अंदर अंदर है दोनों साइडों से, तो कोन बहुत ही स्टेबल है, अच्छी पोजीशन में, स्टेबल पोजीशन में। बट अगर मैं यहाँ पे इसका वेट बनाऊं, वही वेट है, अब मुझे बताओ कि पिवट के तौर पे कौन सा पॉइंट एक्ट कर रहा होगा? ये वाला पॉइंट पिवट के तौर पे एक्ट कर रहा होगा। वेट अभी पिवट के राइट हैंड साइड पे है या लेफ्ट हैंड साइड पे है? ये देखो, is the weight of the cone towards the right hand side of the pivot or the left hand side of the pivot? Left hand side. तो मोमेंट कैसा प्रोड्यूस होना चाहिए, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? देखो ना, वेट है, अगर मैं यहां से घूम के वापस आता हूँ, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम के आ रहा हूँ या क्लॉकवाइज? Anti-clockwise. एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस होने का क्या मतलब है? वुड यू से that it will return to the starting position or would you say that it will topple over? What do you think, क्या कहते हो? एंटी क्लॉकवाइज जब ये रोटेट करेगा तो अपनी पोजीशन पे वापस नहीं आ जाएगा? आ जाएगा ना? Yes. तो हम कहने से इट विल रिटर्न टू
original position. Let's talk about this next example. What would you say about this? अब जरा सोच समझ के जवाब देना. आपके बोलने से पहले ही मैं वेट की फोर्स को बना रहा हूं. ये वेट मैंने बना लिया. सेंटर ऑफ ग्रेविटी अब बिल्कुल पिवट के ऊपर आ गया. इट्स लाइक इट्स जस्ट राइट अबव द पिवट. बिल्कुल ही अलाइंड है. मैंने जानबूझ के इसको इतना ही टिल्ट किया है. व्हाट डू यू थिंक विल हैपन टू दिस कोन? ये गिर जाएगी या ये वापस आ जाएगी या अपनी जगह पे ही रहेगी? उधर ही रहेगी. उधर ही रहेगी. सो इवन इफ आई नाउ मूव इट ओवर अ सेंटीमीटर, बिल्कुल मिलीमीटर भी इसको अगर किसी ने और आगे 50 से 51 डिग्री भी कर दिया तो ये कौन फिर तो गिर जाएगी. और हल्का सा भी 49 डिग्री पे इसको ले आए तो ये वापस अपनी पोजीशन में आ जाएगी. क्या समझ में आ रहा है? अब लास्ट वाला एग्जांपल देखो. इसमें तो बड़ा क्लियर है. व्हाट वुड यू थिंक विल हैपन? लास्ट पोजीशन में क्या होगा? अब अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी को लेके मैं वहां से वेट की फोर्स ड्रॉ करूं, सो व्हाट्स हैपनिंग ओवर हियर? मेरा जो वेट है वो पिवट के राइट हैंड साइड पे फॉल कर रहा है या लेफ्ट हैंड साइड पे? राइट हैंड साइड पे. So is this a clockwise movement or an anti-clockwise movement? क्लॉकवाइज. So what will happen to this one? Can I say it will topple over? Finally ये गिर जाएगा. So it's all about the center of gravity, right? Stability is all about the center of gravity. तो हमने ये फाइंड आउट किया कि 50 डिग्री पे आके इस ऑब्जेक्ट की लिमिट रीच हो गई है. इससे ज्यादा ये स्टेबल नहीं है. 50 डिग्री से ज्यादा अगर इसको टर्न किया तो ये गिर जाएगा. अगर ये लिमिट में बढ़ाना चाहूँ, मतलब इस ऑब्जेक्ट को और स्टेबल बनाना चाहूँ कि मैं इसको 60 डिग्री भी मतलब रोटेट कर दूं तब भी ये वापस आ जाए, गिरे नहीं, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसकी बेस वाइड कर सकता हूं मैं. अगर इसकी बेस में और वाइड कर दूंगा तो ये इवन 60-65 डिग्री तक भी जा सकता है विदाउट टॉपलिंग ओवर, अगर मैं ज्यादा चौड़ा ट्राइंगल बना दूं. इसी तरह अगर मैं इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो कर दूं, मतलब मैं कोन का बॉटम वाला पार्ट जो है वो हैवी ऑब्जेक्ट से बना दूं, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और बॉटम की तरफ शिफ्ट हो जाएगा. तो 50 डिग्रीज पे ये स्टेबल रहेगा, बल्कि 60 डिग्रीज तक भी जा सकेगा और आगे तक जा सकेगा. डज इट मेक सेंस दीज 2 पॉइंट्स? नाउ स्पोर्ट्स कार की आपको एग्जांपल याद होगी. स्पोर्ट्स कार के अंदर उनकी बॉडी ज्यादा जमीन के करीब होती है या नॉर्मल गाड़ी की ज्यादा बॉडी जमीन के करीब होती है? कौन सी बॉडी जो है वो कौन सी कार जो है उसकी बॉडी ज्यादा रोड के करीब होती है? स्पोर्ट्स कार की या जो नॉर्मल आपकी करोला वगैरह उसकी? स्पोर्ट्स कार की. स्पोर्ट्स कार की बॉडी ज्यादा नीचे होती है, बिल्कुल टच कर रही होती है ऑलमोस्ट रोड को. तो उसको आपने स्पीड ब्रेकर वगैरह पे तो चलाना नहीं होता, रेस ट्रैक पे चलाना होता है. व्हाई? बिकॉज स्पोर्ट्स कार हैव टू टेक टर्न्स, वेरी शार्प टर्न्स एट वेरी हाई स्पीड्स. सो स्टेबिलिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू. ऐसा है. अच्छा, अब अपनी नॉर्मल आपके जो घर पे गाड़ी है उसको कंपेयर करो अपना वो जो सुजुकी की बुलान होती है हाई रूफ, उसके साथ कंपेयर करो या बस के साथ कंपेयर करो. व्हाट इज मोर स्टेबल, योर कार एट होम और योर हाई रूफ जो कैरी डब्बा होता है? सिविक है, सिविक को कंपेयर कर लो आप हाई रूफ के साथ, तो हाई रूफ अनस्टेबल होगी. क्यों? हाई रूफ की बॉडी बहुत ऊंची है, हाई रूफ का सेंटर ऑफ ग्रेविटी बहुत हाई है, प्लस उसके टायर भी छोटे छोटे हैं, बेस भी इतनी वाइड नहीं है, तो इट विल नॉट बी वेरी स्टेबल. ठीक है. अगर आप हाई रूफ को फास्ट स्पीड पे टर्न करने की कोशिश करेंगे ज्यादा जोर से तो इट विल टॉपल ओवर. सेम थिंग हैपेंस विद बस एंड ट्रक्स, बसेस एंड ट्रक्स, दैट्स व्हाई दे हैव टू ड्राइव स्लो. ठीक है बेटा. लास्ट थिंग इन दिस चैप्टर इज समथिंग दैट आई विल लीव फॉर यू टू डू. बहुत ही आसान सा एक्सपेरिमेंट है ये आपको बेटा पूरा प्रोसीजर याद करना है. ये 4 से 5 मार्क का क्वेश्चन आता है जिसमें आपको पूरा प्रोसीजर याद करना होता है. How to find the center of gravity of an irregularly shaped lamina or a piece of cardboard, thin sheet of cardboard. इसका जो एक्सपेरिमेंट है बहुत आसान है, मैं आपको बता देता हूँ, जल्दी से डिस्क्राइब कर देता हूँ. अपना कार्डबोर्ड लें, उसके अंदर पॉइंट ए पे एक होल करें, पॉइंट ए पे एक होल करें और उसके अंदर से कील घुसा के इस कार्डबोर्ड को उससे लूजली हैंग कर दें. ठीक है. जब इस कार्डबोर्ड को आप पॉइंट ए से होल करके हैंग कर देंगे फ्रॉम अ नेल, देन द कार्डबोर्ड विल कम टू रेस्ट and you will hang a plumb line like as in a rope or a string in front of the
इन फ्रंट ऑफ द कार्डबोर्ड फ्रॉम दैट सेम नेल, एंड उसके साथ एक वेट हैंग कर देंगे आप। तो ये प्लम लाइन बिल्कुल एक वर्टिकल लाइन बनाएगी उसके सामने से। अब ये जो कार्डबोर्ड है, ये जब कार्डबोर्ड, जब मैंने इसको, ये इट वाज फ्री टू रोटेट, क्योंकि होल जो है वो अच्छा खासा बड़ा किया हुआ मैंने पॉइंट ए पे। तो जब भी मैं कार्डबोर्ड को यूं घुमाता हूं या यूं घुमाता हूं, ये वापस इसी पोजीशन पे आके स्टेबल हो जाता है। इसकी वजह क्या है? क्योंकि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी समवेयर अलोंग दिस ग्रीन लाइन, समवेयर अलोंग दिस प्लम लाइन लाया करता है, क्योंकि ये पॉइंट ए पिवट है, पॉइंट ए पिवट है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके साथ अलाइन होगा तभी ये बॉडी आके रुकेगी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी somewhere is along this line, we don't know where it is but it's somewhere along this vertical line। तो आप क्या करते हो, जहां से प्लम लाइन गुजर रही होती है उधर से पेंसिल से निशान लगाते हो और फिर कार्डबोर्ड को बेंच पे रख के उस पे ऐसे एक लाइन बना लेते हो। अच्छा, अब आपने एक ऐसी लाइन बना ली। अब आप क्या करेंगे, कार्डबोर्ड के अंदर एक और जगह से होल करेंगे। सपोज कर लो इधर से होल कर लिए, जब आप उसको वहां से हैंग करेंगे तो उधर से भी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, वो ऐसे बन गई फॉर एग्जाम्पल। अब जहां पे ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं, दिस पॉइंट, दैट इज योर सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, अब आप एक इसको फर्दर वेरीफाई करने के लिए एक दो होल्स और करके देख लें। और ज्यादा, जब आप यहां से एक होल करेंगे उसका भी लाइन यहां से गुजर रही होगी, एक और होल करेंगे उसकी लाइन भी यहां से गुजर रही होगी। इससे आप किसी भी पीस ऑफ कार्डबोर्ड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी ढूंढ सकते हैं। द होल प्रोसीजर इज डिस्क्राइब्ड इन दिस पैराग्राफ एंड यू हैव टू रिमेंबर इट। ओके, ये आपसे पूछा जा सकता है। दैट्स वेयर द चैप्टर एंड्स। ठीक है, on Thursday we will practice some past paper questions and maybe next week की फर्स्ट क्लास में भी कुछ past paper questions प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास के बाद मैं आपको कुछ होमवर्क भी दूंगा past paper questions का। ठीक है, वो आपने लाजमी करना है असाइनमेंट, जब मैं आपको नेक्स्ट क्लास के एंड पे दूंगा। अभी कोई असाइनमेंट नहीं है, बल्कि आज, हाँ आज ट्यूसडे है ना, थर्सडे वाले दिन जब मैं करवा दूंगा पास पेपर, फिर मैं आपको थर्सडे को जो होमवर्क दूंगा वो आपने लाजमी करके रखना है। बल्कि मैं इस बार क्लासरूम पे असाइनमेंट्स आपकी सबमिशन लूंगा। ठीक है, क्योंकि जिस तरह आपने टेस्ट सबमिट करवाया था उसी तरह सबमिशन लूंगा, लाजमी सॉल्व करके मुझे दिखाना है किसने किया है किसने नहीं किया। चलें जी, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, अल्लाह हाफ़िज़ सर।